हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन का एक और पार्ट देखेंगे, 53वां पार्ट, जो आपके जैसी प्रमुखता परीक्षा टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, पूछा है। तो संरचनात्मक जो समूह था उसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आमंड जो है दबाव समूह तथा ही समूह के 4 रूप बताए थे। पहला था संरचनात्मक, संस्थात्मक समूह, ठीक है, उसके बाद समुदायात्मक, उसके बाद अप्रतिमानी, फिर जो है असंघीय। ठीक है, असंघीय। इसको अप्रतिमानी को जो है प्रदर्शनात्मक हित समूह भी कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शनात्मक हित समूह भी कहते हैं। और आमंड ने जो है 4 प्रकार के दबाव समूहों का वर्गीकरण किया था। पहला था संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा प्रदर्शनात्मक, तीसरा संघीय और चौथा असंघीय। ठीक है, तो संस्थात्मक, समुदायात्मक और अप्रतिमानी, ये तीनों था। संरचनात्मक समूह का उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकोष्ठ संपर्क, जिसको लॉबिंग कहते हैं, की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो इसकी कार्यशैली कहाँ पे अपनाई जाती है? तो इसकी कार्यशैली जो है दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाती है। लॉबिंग के अंतर्गत जो होता है, दबाव समूहों द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों को सदन से बाहर एक विशेष प्रकार के अधिनियम पारित करने अथवा नहीं करने के लिए जो है प्रभावित किया जाता है तथा उन पर जो है दबाव डाला जाता है। ये क्रिया किया जाता है दबाव समूहों के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य राजनीतिक दलों के बारे में सही है? राजनीतिक दलों के बारे में सही है पूछा है। अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में करना है, कौन कौन सा यहाँ राजनीतिक दलों के बारे में सही है। तो पहला है, इसमें देख लीजिए आप लोग, राजनीतिक दल प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्थिरीकरण करते हैं, तो ये भी सही है। राजनीतिक दल नेतृत्व की भर्ती करते हैं, जो नेतृत्व करता है उसकी भर्ती करते हैं, ये भी सही है। दल विचारों के दलाल का काम करते हैं, दल जो है विचारों के दलाल का काम करते हैं, ये भी सही है। दल जो है सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कूट में आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 किस में है, तो यहाँ पे 1 2 3 बी में है, तो कूट नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो दल संरचना होता है इसके कई निर्धारक तत्व होते हैं। वे धार्मिक व सामाजिक से लेकर आर्थिक व राजनीतिक तक हो सकते हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिनका संबंध धार्मिक आस्थाओं से होता है, दल विचारों के दलाल का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है दल सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, ठीक है, और सिद्धांत है और कौन से उसके सिद्धांत के लेखक हैं, कौन से रचयिता हैं, इसको आपको मिलान करना है। तो प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है, ए में आपका हो जाएगा 2। प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था जोसेफ संपुटर ने। ठीक है, तो बी में आपका हो जाएगा 3। और प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत किसने दिया था? तो मिचेल्स ने दिया था, तो सी में आपका हो जाएगा 4। और प्रजातंत्र का आनुभाविक सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रजातंत्र का आनुभाविक सिद्धांत दिया था मैकफर्सन ने। ठीक है, तो आपका डी में हो जाएगा 1, यानी 2 3 4 1 किस कूट में है? 2 3 4 1 आपका डी में है, तो कोट नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों अलग अलग पूछा जा चुका है, ये सिद्धांत किसका है। ठीक है, तो इन 4 इसको वो याद रखिएगा चारों को, प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र का अनुभाविक सिद्धांत, ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है?
संविधान को जो है शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है। तो ये मानता था हर्बन फाइनर ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरमन फाइनर का कहना था कि राज्य एक मानवीय संघ है जिसमें उसके नागरिकों तथा संबंधित तत्वों के बीच एक सत्ता संबंध का शासन है। यह सत्ता जो होता है संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निवास करता है। इस मौलिक राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था ही जो है संविधान है और संविधान सत्ता संबंध की जो है आत्मकथा है। ये इन्होंने कहा था हरमन फाइनर ने। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो संघ की सफलता के लिए भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन, ये सभी आवश्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संघ की सफलता के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। इसके और भी चीज़ें हैं और भी मतलब मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे एकता की इच्छा, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का समन्वय, सामाजिक आर्थिक विकास, हितों में समानता, इकाइयों में समानता, बहुत सारे तत्व हैं इसके। लेकिन यहाँ पे जो 3 दिया गया है ये उपरोक्त तीनों आपके संघ की सफलता के लिए सही हो जाएंगे, आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है पूछा है। प्रश्न को भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं माना जाता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रथम सदन के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक में ऐसी व्यवस्था इसकी विशेषता नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व का ये विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की थी? तो आप लोग जानते होंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1959 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में जो है पंचायत राज की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था और पंचायत को जो है 1993 में संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन में दिया गया था और इसके लिए जो है 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो कहाँ पे? तो वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में जो है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और जबकि अनुच्छेद 67, 68 और 71 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसे हटाने वाले संकल्प को जो है राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित किया गया है और जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त होती है वो जो है करता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु भी हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो सारे फैक्ट यहाँ पे हैं, सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है पूछा है। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए, तो ये तो सही है। वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, यही आपका गलत हो जाएगा। वह कोई भी लाभ का पद नहीं रखता, ये भी सही हो जाएगा। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है यहाँ पे उचित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यहाँ प्रधानमंत्री दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है। संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और मंत्रिपरिषद जो है निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये
प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों का एक संविधान है, केवल एक राज्य अपवाद है, वह कौन सा राज्य है जो अपवाद है? तो वो जम्मू और कश्मीर था, लेकिन अब अपवाद नहीं है। तो ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संघ के सम्मेलन के समय कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, जिन्हें धारा जो है 370 के माध्यम से संविधान में जगह दी गई है। और इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर राज्य का पृथक उपबंधों सहित अपना भी एक संविधान है, लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग जानते होंगे 370 में संशोधन करके इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे उस समय का प्रश्न है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन उस समय सही हुआ था। तो बहरहाल अब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं कितने साल के बाद? तो 2 साल के बाद। आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद जो 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी, अतः भारतीय संसद जो लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है, अपितु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है रिटायर हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के द्वितीय सदन के लिए भी किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत के प्रथम सदन के साथ साथ और किस देश के सदन में ऐसी व्यवस्थाएं हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी ऐसी व्यवस्थाएं लागू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? वी द पीपुल का मतलब हो गया हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल का अर्थ यही हुआ। तो ये पहला शब्द कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से इसको लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्द भारत की सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा करते हैं, इस बात का संकेत करते हैं कि संविधान का आधार उन लोगों का प्राधिकार है। यह उक्ति जो है रूसो की पुस्तक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सर्वप्रथम आई थी, और यह शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द है, हम राष्ट्र के लोग के समरूप है। ठीक है, तो ये रूसो की पुस्तक के जो उनकी पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सर्वप्रथम आया था। और ये रूसो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देशिका में उसमें लिखा था कि हम राष्ट्र के लोग, तो वहीं से ये लिया गया है हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मी में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्यों के उच्च न्यायालयों का संगठन संघ सूची में है, तो ये सही है। पुलिस जो है ये राज्य सूची में है, ये भी सही है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में है, ये भी सही है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार राज्य सूची में है, तो ये गलत है, ये राज्य सूची में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो केंद्र सूची में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये राज्य सूची में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? ये संघ सूची में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो धारा 17 जो है ये छुआछूत का उन्मूलन करता है, सही है। धारा 21 जो है जीवन में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये भी सही है। धारा 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये गलत हो जाएगा। धारा 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसको याद रखिएगा। इसके तहत जो है कारखानों में बाल नियुक्ति पर जो है प्रतिबंध से संबंधित है। और प्राथमिक शिक्षा का जो है ये किस में है? तो प्राथमिक शिक्षा 21 के क में है। ठीक है, और धारा 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की, ये भी सही है। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा 21 के क में है, और धारा 24 में आपका आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? तो बजट पारित होता है तो उसकी अवस्थाओं का क्रम कौन कौन सा होता है? तो पहले होता है वित्त बिल। ठीक है, वित्त बिल। उसके बाद आता है आपका
साधारण वाद विवाद होता है, ठीक है, साधारण वाद विवाद होता है। ये दूसरा वाला पहले पे ये है, ये दूसरे पे आ जाता है। उसके बाद तीसरे पे कौन सा आता है, अनुदान मांगों की मतदान होती है, ये तीसरे पे आ जाता है। उसके बाद चौथा पे आता है आपका विनियोग बिल, ठीक है। तो पहले पे तीसरा है, उसके बाद दूसरे पे दूसरा है, तीसरे पे पहला है और चौथे पे जो है चौथा है। तो यहाँ पे आप बी में देख सकते हैं कोट में, ये सही हो जाएगा आपका 3 2 1 4, ठीक है। वित्त विधेयक जो होता है प्रत्येक सदन में बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें आने वाले वर्ष के सब वित्तीय प्रस्ताव जो है शामिल होते हैं, ठीक है। और बजट पर 2 अवस्थाओं में चर्चा की जाती है, सामान्य चर्चा और उसके बाद जो है अनुदानों की मांग पर चर्चा की जाती है। और सामान्य चर्चा जो है 3-4 दिनों तक चलती है। इसमें सदस्य जो है सरकार की राजकीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वित्त बिल, उसके बाद साधारण वाद विवाद होता है, फिर अनुदान मांगों में मतदान होता है, फिर जो है विनियोग बिल को पारित किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, किस समिति में? तो ये अनुमान समिति में, ठीक है। अनुमान समिति में जो है संसद के दोनों सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है संसद में जो है सरकार के द्वारा जो है प्रस्तुत बजटीय अनुमानों की जांच करती है, जो लोकसभा का विशेषाधिकार है। अतः इस समिति के सदस्य जो है पूरी तरह से लोकसभा के लिए जाते हैं। जबकि संसद के अन्य महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति, जो कि सरकार के राजस्व व्यय की जांच करती है, अतः इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें जो है 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, लिए जाते हैं। और सार्वजनिक उद्यमों की समिति तथा अधीनस्थ व्यवस्थापन समिति में जो है दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन अनुमान समिति में जो है दोनों सदनों के समिति जो है इसमें नहीं हो जाते होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 214 में जो है उच्च न्यायालय और उसके गठन संबंधों के उपबंधों का प्रावधान किया गया है। और 124 जो है उच्चतम न्यायालय की उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। जबकि परामर्श संबंधी जो ये क्षेत्राधिकार है ये केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, ठीक है। उच्च न्यायालय के नहीं, केवल ये उच्चतम न्यायालय के पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट एससी के पास है। और इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी विधिक या अन्य मुद्दे पर राष्ट्रपति की सलाह मांग सकता है। तो ये परामर्श का जो संबंधी क्षेत्राधिकार होता है ये केवल उच्चतम न्यायालय के होता है। और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार ये उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? तो ज्योति बसु, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साधन या तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है? तो ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। ध्यानाकर्षक प्रस्ताव जो होता है उस सदन की कार्रवाई के बीच में रोककर किसी आकस्मिक जन मुद्दे पर जो है चर्चा का प्रस्ताव इसमें लाया जाता है तथा संबंधित मंत्री से जो है स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है पूछा है। तो ये योजना आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग संविधानेतर संस्था है, संवैधानिक नहीं है। और आयोग की स्थापना जो है कैबिनेट के प्रस्तावों द्वारा हुई है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग केंद्र राज्य के बीच करों के बंटवारे के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, वित्त आयोग जो होता है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। और ये जो है केंद्र राज्य के बीच करों के बंटवारों के सामान्य
सिद्धांतों का निर्धारण भी करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। और ये जो योजना या आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संविधानेतर संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम के अनुसार बताना है। तो सही कालक्रम के अनुसार ये पारिस्थितिकी उपागम, ठीक है, ये सिद्धांत उपागम, ये राजनीतिक प्रशासन विभाजन और लोक नीति उपागम। तो ये जो राजनीतिक प्रशासन विभाजन का सिद्धांत था ये आया था आपका 1887 से लेकर के 1976 तक इसको माना जाता है। ठीक है, और ये जो था सिद्धांत उपागम इसको जो है 1927 से लेकर के जो है 1937 तक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राजनीतिक प्रशासन विभाजन की शुरुआत की गई थी। तो 3 पहले पे आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा इस पे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा पारिस्थितिकी उपागम, उसके बाद जो है लोक नीति उपागम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डी में 2, 3, 1, 4। ठीक है, राजनीतिक प्रशासन विभाजन, उसके बाद सिद्धांत उपागम आया था, उसके बाद जो है पारिस्थितिकी उपागम, उसके बाद जो है लोक नीति उपागम। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया था? पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1960 के दशक में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया था? नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया था, किसने किया था? तो एम.पी. फोलेट ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एम.पी. फोलेट ने किया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में नाबार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ये नाबार्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है, बजार्ड है। बजार्ड का सिद्धांत था। ठीक है, ये गलत है, नाबार्ड लिख दिया है यहाँ पे। तो कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में जाबार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो सामान्य उत्प्रेरक ये उसकी विशेषता नहीं थी। ठीक है, जाबार्ड ये मानता था कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिन हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तथा उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। ठीक है, औपचारिक संगठन के अंतर्गत जो है संयंत्र की पद्धति, नीतियाँ, नियम सम्मिलित होते हैं जो यह अभिव्यक्त करते हैं कि तकनीकी उत्पादन के कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ति के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा। यह मानव संगठन एवं तकनीकी संगठन के मध्य अपेक्षित संबंधों को जो है निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये बर्जार्ड का सिद्धांत था। तो बर्जार्ड के सिद्धांत में जो शामिल थे तो सामान्य प्रयोजन था, संचार था, सहयोग करने की इच्छा थी। ठीक है, ये सामान्य उत्प्रेरक बर्जार्ड के विशेषता में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मास्टरमैन समिति। ठीक है, मास्टरमैन समिति जो है ब्रिटेन के नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 ने जारी किया था। तो निष्पादन बजट प्रणाली, तो ये नहीं जारी किया था। मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, ये भी आपका सही हो जाएगा। और कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी दूसरा तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम जो 1978 में जारी किया था, उसमें जो है मध्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता का वेतन का प्रावधान था, ठीक है, और कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय का प्रावधान उसमें किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे निष्पादन बजट प्रणाली और कार्मिक प्रबंधन कार्यालय, इसका कोई उसमें कार्य नहीं था, ठीक है, उसका कोई इसमें प्रबंध नहीं किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदत्त विधायन नहीं है, प्रदत्त विधायन नहीं है तो अध्यादेश बनाने की जो शक्ति होती है वो प्रदत्त विधायन नहीं है, ठीक है। प्रदत्त विधायन के निम्न लक्षण होते हैं, कौन कौन से? अधीनस्थ विधायन, कार्यकारी विधायन, ठीक है, और नियम बनाने की शक्ति, ये तीनों जो है प्रदत्त विधायन की लक्षण माने जाते हैं। और ये अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, सूची में नागरिक शिकायत निवारण है और देश है, तो वो संबंधित करना है कि कौन सा शिकायत निवारण किस देश से संबंधित है। तो प्रोक्यूरेटर प्रणाली ये कहाँ से संबंधित है? तो प्रोक्यूरेटर प्रणाली जो है ये रूस से संबंधित है, ठीक है। तो ए में आपका 2 सही हो जाएगा। और प्रशासनिक न्यायालय ये कहाँ से संबंधित है? तो प्रशासनिक न्यायालय जो है ये फ्रांस से संबंधित है, ठीक है, ये फ्रांस से संबंधित है। तो बी में आपका बी में 1 सही हो जाएगा। और ओम्बुड्समैन कहाँ से संबंधित है? तो आप लोग जानते होंगे ओम्बुड्समैन जो है ये स्वीडन से संबंधित है, तो सी में आपका 4 सही हो जाएगा। और संसदीय आयुक्त ये कहाँ से है? तो ये ब्रिटेन से है, ठीक है, ये ब्रिटेन से है। तो डी में आपका क्या हो जाएगा? डी में 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 किस में है? तो 2, 1, 4, 3 आपका बी में है। यहाँ पे देख सकते हैं 2, 1, 4, 3 ये आपका कोड सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी चारों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग चारों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंगल क्वेश्चन में भी पूछता है कि प्रोक्यूरेटर प्रणाली किस देश से संबंधित है, तो इस चारों को आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारण की प्रणाली का उद्भव हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो ये यूएसए से हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकियों ने कार्यकुशलता माप को एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र का कार्य बना दिया है। उन्होंने कर्मचारी कुशलता का निर्धारण करने के लिए इसका गणितीय, स्वयंचालित, विशुद्ध तथा अत्यंत वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शक बनाने का प्रयत्न किया था, ठीक है। तो ये अमेरिका से या कहे तो यूएसए से इसका निर्धारण हुआ था, इसका उद्भव हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।